हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर बीएड फोर्थ सेमेस्टर। इसमें जो पेपर 3 है आपका, इसके 54 MCQs क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस चैप्टर आपके 5 to 9 के रहेंगे, यानी कि 5 चैप्टर के 5, 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर्स के 54 MCQs आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट आपका ये सेकंड रहेगा। जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोग चैप्टर 1 to 4 यानी कि 4 चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो पेपर 3 है जिसका नाम है पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें जो यूनिट फर्स्ट थी, चैप्टर 1 to 4 जो था वह पूरा, उसमें हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड आज हम यूनिट सेकंड के सारे चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। जो एग्ज़ाम है वो आपका MCQs बेस्ड होना है और जो डेट शीट है आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए अपने आप को कंसंट्रेट करके ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनोविज्ञान पाठचर्या निर्माण में सबसे अधिक किस पर बल देता है, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो पाठचर्या निर्माण में सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करता है। बालक की रुचि को ध्यान में रखता है, रुझान की बात करता है, योग्यता की बात करता है, या फिर इन सभी बातों को जो है ध्यान में रखता है। तो मनोविज्ञान जो है वह पाठचर्या निर्माण में बालकों की रुचि, बालकों का रुझान किस में है, बालक की योग्यता क्या है, यानी कि जो पाठचर्या, जो पाठ्यपुस्तक तैयार की जा रही है वह किस लेवल के बालक के लिए तैयार की जा रही है। भाई अगर क्लास 6 का बच्चा है तो उसी के अकॉर्डिंग तो सिलेबस तैयार होगा, पाठचर्या उसी के अकॉर्डिंग तो तैयार की जाएगी, है ना। तो उसकी योग्यता को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, उसकी रुचि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, बालक का रुझान किस तरफ है, बालक क्या चाहता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, समाज की नीड्स क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है आपका वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, पाठचर्या निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठचर्या का निर्माण जो है वह किन सिद्धांतों पर होना चाहिए, दार्शनिक सिद्धांतों पर होना चाहिए, या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होना चाहिए, सामाजिक सिद्धांतों पर होना चाहिए, या फिर आपका वैज्ञानिक सिद्धांतों पर होना चाहिए। डियर फ्रेंड, पाठचर्या विकास में दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के आधार पर ही जो है सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका ये सभी राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हों। वाक्य किसने कहा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हो। यह स्टेटमेंट किसने दिया है, किसने कहा है, किसका कथन है ये कथन आपका नन का है। नन ने ये बात कही है, बात बहुत अच्छी कही है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पाठचर्या शिक्षा जीवन की किन 3 अवस्थाओं के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी पाठचर्या हो वह शिक्षा जीवन की ऐसी कौन सी 3 अवस्थाएं हैं जिनके अनुरूप होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, A.N. व्हाइटेड ने कहा है। किसने? A.N. व्हाइटेड ने ये बात कही है, ध्यान रखिएगा। A.N. व्हाइटहेड ने ये बात कही है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि पाठचर्या शिक्षा जीवन की 3 अवस्थाओं, कौतूहल, यथार्थता और सामान्यीकरण के अनुरूप होनी चाहिए, ऐसा A.N. व्हाइटेड ने कहा है। इस दृष्टि से पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को यथार्थ, सत्यता, सच्चाई का ज्ञान दे सके और जिससे वे वास्तविक जीवन में सफल हो सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी ही चीजें, यानी तीनों अवस्थाएं यही हैं, यथार्थता, सामान्यीकरण, कौतूहल। सो ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका जो डी है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन, पेपर इनसे बाहर नहीं जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। किस दृष्टि से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विषय जो भी रखे जाएं उनका सीक्वेंस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से होना चाहिए, यानी पहला कौन सा सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, या फिर सामाजिक दृष्टि से।
शारीरिक दृष्टि से, देखिए शारीरिक की क्या बात हुई, सामाजिक की भी कोई बात नहीं हुई, है ना, या फिर उपयोगिता की दृष्टि से, इन दोनों में कोई एक आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी विषय का सीक्वेंस निर्धारित किया जाता है वो उपयोगिता की दृष्टि से निर्धारित किया जाता है। उसका सीक्वेंस, कौन सा सब्जेक्ट कितना उपयोगी है उसी प्रकार से उसका सीक्वेंस रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका डी राइट हो जाता है। 6.1 इज किसके अनुसार पाठचर्या का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है। किसने ये बात कही है? रायबर्न ने कहा है। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह बात कही है या फिर नन ने यह बात कही है? किसने कहा है? ये आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है। किसने? माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन इज पाठचर्या बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं एवं मनोवृत्तियों, ठीक है, मनोवृत्तियां, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? ये सभी आपकी बाल केंद्रिता के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। बाल केंद्रियता का सिद्धांत का मतलब होता है जिसमें बालक को सेंटर में रख करके जो है काम किया जाता है। बालक को जब सेंटर में रखा जाता है तो उसमें बालक की आवश्यकता, बालक की क्षमता, योग्यता, रुचि, रुझान, आवश्यकता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। एंड यहीं से आपका जो चैप्टर 5 था वह खत्म होता है और चैप्टर 6 यहाँ से आपका शुरू है। चैप्टर नहीं पढ़ा है, यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वह शुरू है। ठीक है, चलिए चैप्टर 6 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है जेम्स ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में कितने तत्व हैं? 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं या 2 हैं? तो जेम्स ली ने जो माना है पाठचर्या नियोजन के तत्व वो उन्होंने माने हैं 6 माने हैं। कितने माने हैं? 6 माने हैं। पाठचर्या का सूत्रपात किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेम्स एम ली करने वाले हैं, क्रो एंड क्रो हैं, जॉन डीवी है या रायबर्न है। पाठचर्या का सूत्रपात किसने किया? तो पाठचर्या का सूत्रपात आपके जॉन डीवी ने किया। किसने किया? जॉन डीवी ने किया। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है आपका वह राइट हो जाता है। बाल केंद्रित पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जो बाल केंद्रित पाठचर्या होती है वह क्रियात्मक होती है, प्रयोगवादी होती है, शामी प्राय युक्त होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वह राइट हो जाता है। ये सभी बाल केंद्रित पाठचर्या की विशेषताएं हैं। छात्र केंद्रित पाठचर्या वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप में सीखने वाले में निहित है। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत खतरनाक होते हैं, यानी कि ये एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। इसमें भी आपका ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाएगा। जेम्स एम ली इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जॉन डीवी ने किस प्रसिद्ध विद्यालय की स्थापना की थी? वो ऐसा कौन सा फेमस स्कूल है जिसको स्टैब्लिश करने वाले आपके जॉन डीवी थे? वह कौन सा विद्यालय है? वह आपका लेबोरेटरी विद्यालय है जिसकी स्थापना जॉन डीवी ने की थी। प्रयोगात्मक विद्यालय में किन 4 प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए गए? प्रयोगात्मक विद्यालय में ऐसी कौन सी 4 प्रवृत्तियां थी जिनको अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान किए गए? उसमें आपका सामाजिक प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति, कलात्मक प्रवृत्ति और चौथी आपकी गवेषणात्मक या फिर उसको आप प्रयोगात्मक भी कह सकते हैं। यह 4 प्रवृत्तियां थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो राइट हो जाता है। किसी समुदाय की 2 तरह की प्रकृति कौन सी है? एक तो समुदाय की प्रकृति उसकी गतिशीलता है, दूसरी उसकी मुक्त अवस्था है। यही जो है 2 तरह की प्रकृति है समुदाय की। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आ और बा दोनों राइट हो जाते हैं। समुदाय की गतिशीलता भी समुदाय की प्रकृति है, उसकी मुक्त अवस्था भी समुदाय की प्रकृति है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम इस प्रकार होंगे, यानी कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसके उपागम किस प्रकार होंगे? उसमें भाषा होगी, सामान्य आधार पाठ्यक्रम होगा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का उसमें इंक्लूड होगी ये। तो राइट वन ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये सभी द राइट वन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व
सरकार को सबके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं। कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह सरकार को सबके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं। कौन सा पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के छात्र समुदायों को शिक्षा के लिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा? कौन सा पाठ्यक्रम होगा? ऐसा पाठ्यक्रम जो विभिन्न प्रकार के छात्र समुदायों को शिक्षा के लिए और उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, वह होगा उनका ऐच्छिक पाठ्यक्रम। ऐच्छिक पाठ्यक्रम में जिसमें जो है कि हम विषय अपने आप अपने अकॉर्डिंग चुनते हैं, वो हमारा ऐच्छिक पाठ्यक्रम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। जैसे यहाँ पे हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, देखिए जो हमारे नोट्स हैं, वन लीनियर कंटेंट जो है इसमें दिया हुआ है छात्र या फिर अधिगम केंद्रित पाठचर्या क्या होती है। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके से यहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वह उस तरीके से इसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद विषय केंद्रित पाठचर्या क्या होती है उसके पॉइंट्स बना करके लिख दिए गए हैं। जो विषय केंद्रित पाठचर्या है, इस प्रकार की पाठचर्या के निर्माण में किसी विषय को केंद्र बिंदु माना जाता है। विषय आधारित पाठचर्या में बालक की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं और आवश्यकताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि उसमें विषय केंद्र में होता है। विषय केंद्रित होने के कारण इस प्रकार के पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान यानी कि बुकिश नॉलेज या फिर पुस्तकीय पाठचर्या की पूर्णता होती है। तो ये इस तरीके से हमारा विषय केंद्रित पाठचर्या हो गया। क्रिया केंद्रित पाठचर्या क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, एक लाइन में एक पॉइंट में उसको लिखा। ऐतिहासिक क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका सूत्रपात प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी और रूसो ने किया था, किंतु इसके वास्तविक प्रणेता जो है वो प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डेवी थे। तो यह जो कंटेंट है, इस तरीके का कंटेंट पढ़ने के लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड ये जो नोट्स हैं हमारी आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। नोट्स लेने के लिए आप में 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चारों पेपर कंप्लीट नोट्स आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड इस तरीके का वन लीनियर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके 2 पेपर पूरे मैच करते हैं, है ना, पहले ही सारे सब्जेक्ट मैच, ये सारे सब्जेक्ट नहीं थे बीएड में, एंड जो कंटेंट मार्केट में आया है एमसीक्यूज वो आपको प्रोवाइड हम करा देते हैं। ठीक है, ताकि आपका पैसा बाहर खराब ना हो इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके का कंटेंट पढ़ने के लिए आप हमें जो नंबर हमने बताया है उस पर मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन होंगे, देखिएगा। चैप्टर 7 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाठ्यक्रम विकास में यदि किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं तो यह किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या विकास में यदि किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं तो यह आपका पाठ्यचर्या उपागम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पाठ्यचर्या उपागम के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है आपका वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, किस प्रकार के ज्ञान को विषय का अनुशासन कहते हैं? संगठित ज्ञान को, असंगठित ज्ञान को, पर्याप्त ज्ञान या फिर अपर्याप्त ज्ञान? प्यारे दोस्तों, जो संगठित ज्ञान होता है, संगठित ज्ञान को विषय का अनुशासन कहते हैं। विषय आधारित उपागम के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? विषय आधारित उपागम के जो 2 प्रकार हैं वह आपके विषय वस्तु केंद्रित भी है और संरचना केंद्रित भी है। दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाते हैं। विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या को और क्या कहते हैं? ऐसी अभी मैंने पीछे नोट्स में दिखाया, विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या जो होती है उसको परंपरागत पाठचर्या कहते हैं या गैर परंपरागत पाठचर्या कहते हैं। क्या इसमें नाम दिया जाएगा? तो विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या को ना परंपरागत ना गैर परंपरागत, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है? किस प्रकार के उपागम में? पर्यावरण पर आधारित उपागम में या दक्षता आधारित उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों पर बल दिया जाता है? सामाजिक समस्या उपागम या फिर इसमें व्यवहारवादी उपागम आपका हो जाएगा। तो आपको बताते चलें, व्यवहारवादी
उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है, वह आपका व्यवहारवादी उपागम है। HLL का पूरा नाम क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, हिस्ट्री लेवल लर्निंग, मेजर लेवल लर्निंग या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है HLL का पूरा नाम हिस्ट्री लेवल लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जिसमें बी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज प्रणाली उपागम के 4 तत्व कौन कौन से हैं? आगत तथा प्रदा, प्रक्रिया, पर्यावरण, संदर्भ है। क्या हो जाएगा इसमें? प्रणाली उपागम के 4 तत्व ये चारों ही हैं। ठीक है, आगत भी है, प्रदा भी है, प्रक्रिया भी है, पर्यावरण संदर्भ भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस उपागम की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जाता है? किस उपागम की? संरचनावादी उपागम या विषय आधारित उपागम या फिर व्यवस्था विश्लेषण उपागम? राइट इसमें क्या होगा आपका? व्यवस्था विश्लेषण उपागम। क्या हो जाएगा? व्यवस्था विश्लेषण उपागम की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जाता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर के पाठचर्या के उद्देश्य किन 3 क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं? कौन से वो 3 क्षेत्र हैं? वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष भी है, भावनात्मक पक्ष भी है और क्रियात्मक पक्ष भी है। यही वो तीनों पक्ष हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। एकीकृत पाठचर्या वह पाठचर्या है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। ये कथन किसने कहा है? ये आपके अपने हेंडरसन ने कहा है। किसने कहा है? आपके अपने हेंडरसन ने कहा है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो पुस्तक है ये लिखने वाले ब्रूनर हैं। कौन? ब्रूनर हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाता है। ब्रूनर की दृष्टि से जीव विज्ञान की संरचना किस बुनियादी संबंध पर आधारित है? वाक्य गठन पर, वितरण एवं गुणन पर स्थित है, संप्रेषण या फिर बाह्य अभिप्रेरणा एवं गमनशील क्रिया। राइट क्या होगा इसमें ऑप्शन आपका? यही बाह्य अभिप्रेरणा एवं गमनशील क्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वह राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यह किस उपागम क्षेत्र में आता है? संरचनावादी उपागम में आता है, अंतः अनुशासन में या फिर मानवतावादी उपागम में आता है? आपको बताते चलें, बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, यह आपका संरचनावादी उपागम क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन चैप्टर इज 8। चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पाठ्यचर्या विकास का अर्थ क्या है? यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए किसी भी प्रभावशाली शिक्षण के लिए यानी कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये होता है कि पाठ्यचर्या का विकास कैसे किया जाए, क्योंकि यह एक विशेष क्षेत्र होता है। इसमें शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें पाठ्यचर्या की अवधारणा और अधिगम अनुभवों के विषय में उचित जानकारी होना जरूरी है, जिससे इस पाठ्यचर्या के द्वारा जो भी समुदाय के जो उचित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। डिफरेंट पाठ्यचर्या विकास, करिकुलम डेवलपमेंट का अर्थ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है। किससे है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है जो कभी समाप्त नहीं होती है। शिक्षक शिक्षण की आवश्यकता के अनुसार अगर देखें तो पाठ्यचर्या के द्वारा अधिगम समूह या फिर लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को संज्ञान में रखते हुए विभिन्न आधारित तत्वों को ध्यान में लेकर के पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है। पाठ्यचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। किससे? शिक्षा के उद्देश्यों से। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है पाठ्यचर्या विकसित करते समय ध्यान देना आवश्यक होता है। किस बात का ध्यान देना? पाठ्यचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है, क्या ये ध्यान रखना जरूरी है? जिस स्तर के बालकों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना है उनका पूर्ण ज्ञान स्तर क्या है? समाज, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखकर के कार्य किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। जब भी पाठ्यचर्या, जब भी करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाए तो उस समय आपको समाज क्या है, समाज की नीड्स क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना क्या है, बालक का स्तर क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उसका किस क्लास में, कहने का मतलब उस क्लास का लेवल क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा
जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया चक्रीय और निरंतर चलने वाली मानी जाती है। इसके प्रमुख तत्व कितने हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके प्रमुख तत्व आपके जो हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 इसमें राइट ऑप्शन हो गया। पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व कितने हैं? सॉरी, पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व हैं शिक्षण उद्देश्य। क्या ये पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व हैं? शिक्षण विधि और पाठ्यवस्तु, परीक्षण पृष्ठपोषण, या फिर ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व हैं? ये सभी आपके पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पाठचर्या निर्माण में लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का विश्लेषण किन दृष्टिकोणों से किया जाता है? राष्ट्र के दृष्टिकोण से, समुदाय के पॉइंट ऑफ व्यू से, अधिगम यानी कि लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको बता दें, पाठचर्या निर्माण में लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का विश्लेषण इन सभी के दृष्टिकोणों से किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पाठचर्या विकास के अनेक तत्व हैं। कौन कौन? आवश्यकताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, या फिर आगत तत्वों का विश्लेषण। तो इसमें भी आपका जो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं वो ये सभी हैं। ऑप्शन डी जो है वह राइट होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज एनसीईआरटी ने किस वर्ष 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठचर्या एक रूपरेखा प्रकाशित करके 10+2 प्रणाली को अपनाने के प्रयासों को ठोस रूप दिया? वह क्या था आपका? 1975। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1986 नामक दस्तावेज में शिक्षा के विश्व परिदृश्य की विवेचना की गई और अनेक उपयोगी और सार्थक सुझाव दिए गए? क्या था वो? किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, एनसीईआरटी के माध्यम से, या फिर कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा? क्या हो जाएगा? कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा जो है कि लर्निंग द ट्रेजर विद 1986 नामक दस्तावेज में शिक्षा के विश्व परिदृश्य की विवेचना की गई। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 9 शुरू होता है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी यूनिट सेकंड भी खत्म हो जाएगी। देखिए सन 1949 में गल्फ टॉयलर के द्वारा पाठचर्या संबंधी कितने प्रश्नों पर बात की गई? तो यहाँ पे 4 प्रश्नों पर बात की गई थी। बीन एवं अन्य 1986 के द्वारा पाठचर्या के स्तर बताए गए। कितने स्तर बताए गए? 7 स्तर बताए गए। पाठचर्या नियोजन संबंधी किस स्तर पर एवं शिक्षार्थी एक साथ काम करते हैं? किस स्तर पर जो है शिक्षार्थी एक साथ काम करते हैं? कौन सा वो स्तर है? व्यक्तिगत शिक्षक स्तर है, या शिक्षक टोली स्तर है, सहयोगी पाठचर्या नियोजन स्तर है, या फिर संस्था स्तर है? पाठचर्या नियोजन संबंधी जो है सहयोगी पाठचर्या नियोजन स्तर पर शिक्षार्थी एक साथ काम करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। निम्न में से किस पाठचर्या नियोजन स्तर विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं? किस पाठचर्या नियोजन स्तर पर विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं? तो वह आपका राष्ट्रीय स्तर है। कौन सा स्तर है? राष्ट्रीय। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या संयोजन में सम्मिलित किया जाने वाला कारक कौन सा है? इसमें आपका विषय की प्रकृति भी शामिल है, विषय का स्वरूप भी शामिल है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर जो सा है वह राइट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठचर्या नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विकासात्मक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, या फिर ये सभी जो है पाठचर्या नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं? बात सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वह राइट हो जाता है। चाहे वो विकासात्मक विचार हो, सामाजिक विचार हो या आर्थिक विचार हो, ये सभी पाठचर्या नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पाठचर्या के वास्तविक कार्यान्वयन संबंधी कार्यस्थल कौन कौन है? कार्यालय, प्रशासनिक भवन, विद्यालय, या फिर ये सभी? तो पाठचर्या के वास्तविक कार्यान्वयन संबंधी जो कार्यस्थल हैं वह कौन कौन हैं? इसमें आपका विद्यालय आ जाएगा। पाठचर्या के वास्तविक कार्यान्वयन संबंधी कार्यस्थल आपका विद्यालय आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। पाठचर्या नियोजन संबंधी कमियां दिखाई पड़ती हैं, परिलक्षित होती हैं। किसमें दिखाई पड़ती हैं? पाठचर्या के क्रियान्वयन में। जब हम पाठचर्या को अपने व्यवहार में लेते हैं तो उसमें कमियां दिखाई देती हैं। पाठचर्या का कार्यान्वयन आवश्यक है। कब आवश्यक है? तो यह अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक है। कब आवश्यक है? अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक है। ऑप्शन जो ए है यहाँ पे वह राइट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसके अनुसार अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु को नियोजन व संगठित करना ही पाठचर्या को केंद्रीभूत समस्या है? यह आपका स्टेटमेंट जो है हैरिक एवं
हाइटलर के अनुसार दिया गया है। पाठचर्या के नियोजन के आधार पर पाठचर्या के प्रकार कौन कौन से हैं? छात्र आधारित पाठचर्या, विषय केंद्रित पाठचर्या, क्रिया आधारित पाठचर्या, या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सभी हो जाएगा। पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है, किसे कहते हैं? पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है, किस में? क्रिया आधारित पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल होता है या छात्र आधारित पाठचर्या में? डियर फ्रेंड, जो पुस्तक केंद्रित पाठचर्या होती है उसमें पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पाठचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मूल्यांकन के द्वारा, उद्देश्य के द्वारा, यानी कि पाठचर्या कितना प्रभावी है किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? ये जब हम पाठचर्या का मूल्यांकन करेंगे तब पता चलेगा कि पाठचर्या कितनी इफेक्टिव है, करिकुलम कितना इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। पाठचर्या की योजना और कार्यान्वयन में विद्यालय अपना चयन निम्न में से करता है। किसका करता है? तो वह संस्कृति का चयन करता है, अपना चयन संस्कृति से करता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और आपको बताते चलें जो कंटेंट मैंने आपको दिखाया था बहुत ही बेस्ट कंटेंट। इसके बाद हमारा कंटेंट लेने के बाद आपको मार्केट से कुछ भी खरीदना नहीं होता है। जो नंबर बताया था आपको एक बार फिर सुन लीजिए, 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पाठचर्या विकास के बाद विषय वस्तु में सुधार के लिए उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? योगात्मक है, रचनात्मक है, नैदानिक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो उसमें आपका योगात्मक मूल्यांकन है। पाठचर्या क्रियान्वयन क्या है? एक पाठ्यक्रम का विकास करना, एक पाठ्यक्रम का आकलन करना, एक पाठ्यक्रम के व्यवहार में लाना, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो एक पाठ्यक्रम को व्यवहार में लाना ही पाठचर्या क्रियान्वयन, यानी कि किसी भी पाठ्यक्रम को अपने व्यवहार में लाना, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, यही पाठचर्या क्रियान्वयन होता है। ठीक है, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका यूनिट 3 कंप्लीट कर लेंगे।